सास बहू का रिश्ता सदियों से कहानियों, किस्सों और मतलब लगभग हर घर की चर्चा का एक ऐसा टॉपिक रहा है जो कभी पुराना ही नहीं होता। सही बात है। कभी प्यार, कभी तकरार, लेकिन ये रिश्ता हमेशा से ही बड़ा कॉम्प्लेक्स रहा है। आज हम जिस कहानी पे बात करने वाले हैं वो इसी रिश्ते को एक बिल्कुल नए, मजेदार और आज के जमाने के नजरिए से देखती है। ये एक पंजाबी फिल्म है जिसका टाइटल है नी में सास कुटनी। और ये टाइटल ही मतलब अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक मजेदार नाम नहीं है, ये एक पारंपरिक पंजाबी लोकगीत मतलब एक बोली से लिया गया है। ये बोलियां अक्सर शादियों में गाई जाती हैं और ये औरतों के लिए अपनी दबी हुई भावनाओं को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक मजाक के अंदाज में बाहर निकालने का एक जरिया होती हैं। अच्छा। तो नी में सास कुटनी का मतलब लिटरली सास को पीटना नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम से अपनी निराशा को एक सटायरिकल तरीके से दिखाना है। एड कर देता है, मतलब यहाँ एक गंभीर मुद्दे को ह्यूमर के साथ पेश किया जाएगा। बिल्कुल। तो आज हमारी बातचीत इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमेगी। हम इसके किरदारों को समझेंगे, कहानी की परतों को खोलेंगे और वो जो सामाजिक संदेश है उसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कहानी का सेंटर एक जॉइंट पंजाबी परिवार है और जैसा कि अक्सर होता है, यहाँ पावर डायनामिक्स ही पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस परिवार के पावर सेंटर से ही शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है घर की मुखिया यानी सास से, जिनका किरदार अनीता देवगन ने निभाया है। हमें जो पता चला है वो ये है कि वो एक दबंग और पुरानी सोच वाली महिलाएं हैं जो मतलब लोहे की मुट्ठी से घर चलाती हैं। हाँ, घर की सीईओ हैं एक तरह से। और उनके मुख्य मातहत हैं उनकी बड़ी बहू अक्षिता शर्मा और उनके बेटे गुरप्रीत घुग्गी। अच्छा। उनसे बस पूरी तरह से आज्ञा पालन की उम्मीद की जाती है। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। जब उनके बड़े बेटे की शादी होती है तो वो खुश होती हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि घर में कोई नया आ रहा है, बल्कि इसलिए कि अब उन्हें आराम मिलेगा और हुक्म चलाने के लिए एक और इंसान मिल जाएगा। और फिर वो उससे भी तंग आ जाती हैं। हाँ, बहुत जल्द। ये बहुत दिलचस्प है कि वो अपनी सास के साथ हुए बर्ताव को ही दोहरा रही हैं। क्या उन्हें इस बात का एहसास है? क्या वो जानती हैं कि वो वही कर रही हैं जो उनके साथ हुआ था? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और हाँ, उनका ये व्यवहार उनके अपने अतीत से जुड़ा है। उनकी अपनी सास बीजी, जिनका किरदार दमदार निर्मल ऋषि ने निभाया है, उन्होंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। ओह। उनसे अंतहीन काम करवाए जाते थे, ताने दिए जाते थे। तो ये एक तरह का दुर्व्यवहार का चक्र है। साइकिल ऑफ अब्यूज। जी। जब कोई शक्तिहीन महसूस करता है, जैसे अनीता अपनी सास के सामने, तो वो अक्सर अपने से कमजोर समझे जाने वाले व्यक्ति पर वही कंट्रोल करके अपनी शक्ति को फिर से महसूस करने की कोशिश करता है। फिल्म इस साइकोलॉजी को बहुत सिंपल तरीके से दिखाती है। तो ये एक तरह का जेनरेशनल ट्रॉमा है जो पास ऑन हो रहा है। वो अपनी सास से परेशान तो हैं, पर उनका खुलकर विरोध नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अपनी बहू पर निकल रहा है, एक प्रेशर कुकर की तरह जहां भाप कहीं और से निकल रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फिल्म उनके व्यवहार को जस्टिफाई नहीं करती, बल्कि उसकी वजह बताती है। वो खुद उस सिस्टम की एक विक्टिम है जिसे वो अब चला रही हैं। और इसी तनाव भरे माहौल में कहानी का असली संघर्ष पनपता है। और वो संघर्ष है अनीता देवगन का छोटा बेटा मेहताब विर्क, एक मेडिकल इंटर्न है ना? जी बिल्कुल। उसे अपनी सह इंटर्न सीरत से प्यार हो जाता है, जिसका किरदार तन्वी नागी ने निभाया है। अच्छा। अब मेहताब अपनी माँ के स्वभाव को अच्छी तरह जानता है। उसे पता है कि इस रिश्ते के लिए तो वो कभी नहीं मानेंगी। तो उसके पास क्या ऑप्शन है? वो एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं साहसी कदम उठाता है। वो उनकी मर्जी के खिलाफ सीरत से गुप्त रूप से शादी करने का फैसला करता है। अकेले? मतलब ये सिर्फ उसका फैसला था? यहीं पर कहानी और मजेदार हो जाती है। ये सिर्फ बेटे का अकेला विद्रोह नहीं है। अच्छा। परिवार के बाकी सदस्य, पिता, बड़ा भाई और यहाँ तक कि बड़ी भाभी भी, जो खुद अनीता के राज से परेशान है, वो सब चुपके से इस शादी को सपोर्ट करते हैं। अरे वाह। वो इस जोड़े की एक सीक्रेट शादी करवाने में मदद करते हैं। ये एक तरह का सामूहिक मौन विद्रोह है। वाओ। तो पूरा परिवार एक तरह से साइलेंट रिबेलियन में शामिल है, लेकिन ये सब गुप्त रूप से हो रहा है। ये राज आखिर कब तक छिप सकता था? जाहिर है ज्यादा दिन नहीं। और फिर आता है वो ड्रामा वाला सीन, जब मेहताब और सीरत शादी करके घर लौटते हैं। जैसा कि हम सोच सकते हैं, अनीता देवगन अपने बेटे और बाकी परिवार की इस हरकत पर आग बबूला हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया है। हाँ। वो कसम खा लेती हैं कि इस नई बहू सीरत की जिंदगी तो अब मुश्किल बनानी ही है। और यहां तक कहानी बिल्कुल एक
टिपिकल शोषित बहू की कहानी लगती है। तो यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां दर्शक सोचते हैं कि अब बेचारी बहू के साथ वही सब होगा जो फिल्मों में हमेशा होता आया है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सीरत एक पारंपरिक दब्बू विक्टिम नहीं है। ओके। वो एक आज के जमाने की मॉडर्न, पढ़ी लिखी और मजबूत इरादों वाली लड़की है। वो अपनी सास के अत्याचारों की कमजोर दब्बू पीड़िता बनने से साफ इनकार कर देती है, और यहीं से सास और बहू के बीच एक दिमागी जंग का मंच तैयार होता है। ओके, तो दिमागी जंग, ये सुनने में मजेदार लग रहा है। यही फिल्म के ह्यूमर का सेंटर होगा। बिल्कुल। इसे हंसी और नाटक से भरी रोलर कोस्टर राइड कहा गया है। लेकिन ये जंग होती कैसे है? कोई उदाहरण है इसका? हाँ, कई हैं। एक बहुत मजेदार सीन का जिक्र है। सास सीरत को नीचा दिखाने के लिए उसे अचानक दोपहर में कहती है कि 20 मेहमानों के लिए खाना बनाओ, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। ओह, ये तो क्लासिक मूव है ना? अब पारंपरिक बहू तो घबरा जाती, पर सीरत क्या करती है? वो पास के मशहूर रेस्टोरेंट से शानदार खाना ऑर्डर कर देती है। हाँ। और खुद सिर्फ एक बेहतरीन मिठाई बनाती है। जब मेहमान खाने की तारीखों के पुल बांधते हैं तो वो सारा क्रेडिट सास को देते हुए कहती है, ये तो मम्मी जी का आइडिया था कि आज खाने में एक मॉडर्न ट्विस्ट होना चाहिए। अरे वाह! अब सास गुस्से में तो है, पर मेहमानों के सामने कुछ कह भी नहीं सकती। मतलब वो सीधे सीधे बगावत नहीं कर रही, बल्कि सिस्टम में रह के ही उसे बदल रही है। ये तो चेस के खेल जैसा लगता है। इसे ही कहते हैं सूक्ष्म चालाकी। बिल्कुल। एक और उदाहरण है, सास उसे सजा के तौर पर एक पुराना धूल भरा स्टोर रूम साफ करने को कहती हैं। सीरत, जो एक मेडिकल इंटर्न है, इसे एक मौके में बदल देती है। वो पूरे परिवार को धूल से होने वाली एलर्जी और सांस की बीमारियों पर एक छोटा सा लेक्चर देती है, खासकर बीजी की सेहत के लिए। स्मार्ट। फिर वो प्रोफेशनल क्लीनर्स को बुलाती है, इसे घर का हेल्थ अपग्रेड बताती है और बिल अपने पति को थमा देती है। अब सास फिर फंस जाती है। वो कैसे मना कर सकती है जब बात पूरे परिवार और खासकर बीजी की सेहत की हो? ये तो कमाल है। वो सास के हर वार को एक ढाल में बदल देती है। लेकिन इस सब पर घर के बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, खासकर बड़ी बहू की? ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। हाँ। फिल्म इस टकराव को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए एक साथ 2 और सास बहू के रिश्ते दिखाती है। अच्छा। एक तरफ अनीता और उसकी अपनी सास बिजी का तनाव भरा रिश्ता है। दूसरी तरफ अनीता और उसकी बड़ी पारंपरिक बहू का रिश्ता है, जो हर जुल्म चुपचाप सह लेती है। वो सीरत को देखकर शायद हैरान भी है और मन ही मन में खुश भी हो रही है, पर उसमें आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल। ये सब मिलकर सास बहू की गलतफहमियों की एक विरासत को दिखाता है और उस चक्र को मजबूत करता है जिसे सीरत तोड़ने की कोशिश कर रही है। और इस पूरे नाटक में घर के मर्द कहाँ हैं, जैसे गुरप्रीत घुग्गी और करमजीत अनमोल? हाँ, और ये फिल्ममेकर्स का एक सोचा समझा फैसला लगता है। उन्हें ज्यादातर महिलाओं के निर्देशों और इमोशंस के अधीन दिखाया गया है। ये एक तरह की टिप्पणी है कि कैसे अक्सर घरों में सत्ता का केंद्र महिलाएं होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन पुरुषों की एक जरूरी भूमिका है। वे समय समय पर सामाजिक संदेश देते हैं, इस बात की वकालत करते हुए कि सासू माँ को अपनी बहू को बेटी की तरह अपनाना चाहिए। वे कहानी के नैतिक केंद्र के रूप में काम करते हैं, भले ही वो एक्शन के केंद्र में ना हो। तो ये दिमागी जंग का खेल कब तक चलता है? इसका अंत कैसे होता है? क्या सीरत इस चक्र को तोड़ने में कामयाब होती है? हाँ, आखिरकार होती है। सीरत का तरीका, मतलब सम्मान के साथ अपने लिए खड़ा होना और दबने से इनकार करना, वो धीरे धीरे परिवार की डायनामिक्स में एक पॉजिटिव बदलाव लाता है। ये अचानक नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक बड़ा क्लाइमैक्स सीन नहीं है जहां सांस अचानक बदल जाती है। ये एक धीमी प्रक्रिया है। सीरत की लगातार कोशिशें, उसकी चतुराई और साथ ही परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी धीरे धीरे सांस के मन में उसके लिए एक सम्मान पैदा करती है। हो सकता है कहानी में कोई ऐसा मोड़ आता है जहां सीरत की मॉडर्न सोच या उसकी मेडिकल नॉलेज किसी बड़ी मुसीबत में परिवार के काम आती है, जिससे सास को उसकी असली कीमत का एहसास होता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि फिल्म सिर्फ हंसाती नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। इसका मकसद सास को कुटना या हराना नहीं, बल्कि एक पुराने जहरीले सिस्टम को बदलना है। निश्चित रूप से फिल्म का मुख्य संदेश यही है कि आज के समय के लिए इस रिश्ते में बदलाव की जरूरत है। ये सुझाव देती है कि एक मॉडर्न अप्रोच के साथ सास और बहू का रिश्ता खट्टा और दमनकारी होने के बजाय
मीठा और एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक बन सकता है। ये एक हल्के फुल्के मनोरंजन के पर्दे के पीछे एक बहुत ही प्रोग्रेसिव संदेश है। ये कहती है कि परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन उन परंपराओं का नहीं जो किसी का दमन करती हों। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो हमारे सामने एक ऐसी कहानी है जिसमें एक दबंग सास है जो अपने अतीत के बोझ तले दबी है और अनजाने में उसी चक्र को दोहरा रही है। हाँ। फिर एक आधुनिक पढ़ी लिखी बहू आती है जो विक्टिम बनने से इनकार करती है और सम्मान के साथ अपनी जगह बनाती है। सही। और इन दोनों के बीच एक मजेदार दिमागी जंग है जिसका मकसद एक सदियों पुरानी धारणा को चुनौती देना है। ये फिल्म कॉमेडी के जरिए एक गंभीर सामाजिक मुद्दे पर कमेंट करती है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे एक आधुनिक दृष्टिकोण पारंपरिक संघर्षों को सुलझा सकता है। लेकिन ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है। क्या? फिल्म बदलाव का सारा भार नई बहू की चतुराई और उसके लचीलेपन पर डालती है। उसे ही आकर सिस्टम को ठीक करना पड़ता है। सही कहा, सारा प्रेशर उस पे है जो सबसे नई है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल उठता है, कहानी कैसी दिख सकती थी अगर बदलाव की पहल किसी नवागंतुक से नहीं बल्कि पुरानी पीढ़ी के किसी ऐसे व्यक्ति से होती जो उस चक्कर को तोड़ने का फैसला करता जिसे उन्होंने खुद अनुभव किया था। क्या होता अगर सास अनीता देवगन खुद ये तय करती कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी? वो कहानी शायद कम मजेदार होती, लेकिन शायद ज्यादा शक्तिशाली होती।